नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा आज राज्य शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों को लेकर घोषणा की गई, जिसके मुताबिक 15 मार्च से 18 अप्रैल के दौरान कक्षा 10वीं की तथा 4 मार्च से 7 अप्रैल के दौरान कक्षा 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके तहत 25 फरवरी से 14 मार्च तक कक्षा 10वीं की मौखिक परीक्षाएं होंगी, वहीं 14 फरवरी से 3 मार्च तक कक्षा 12वीं की मौखिक परीक्षाएं ली जाएंगी। उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा कहा गया कि कोविड वायरस व ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा तमाम आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है और कई प्रतिबंधात्मक नियमों को लागू किया गया है। इन्हीं तमाम नियमों का पालन करते हुए इस वर्ष कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। विगत एक माह से राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी विलीनीकरण की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जबकि इस दौरान राज्य सरकार से भारी भरकम वेतन वृद्धि दिए जाने के बाद कर्मचारियों से कई बार काम पर लौट आने का आह्वान किया जा रहा है। ऐसे में अब तक करीब 22,000 कर्मचारी काम पर लौटे हैं और थोड़े बहुत प्रमाण में एसटी की बस सेवा शुरू हुई है। इस आशय की जानकारी देने के साथ ही राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने विश्वास जताया कि आगामी 20 नवम्बर तक राज्य परिवहन निगम की बस सेवा को पूरी तरह से बहाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक नई भर्ती और मेस्मा कानून के तहत की जाने वाली कार्रवाई को लेकर बैठक नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही ऐसी बैठक लेकर पदभर्ती के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल परब के मुताबिक इस हड़ताल के चलते राज्य की आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकती। महाराष्ट्र में होने वाली बैलगाड़ी की रेस यानी शंकर पट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सशर्त अनुमति दी गई है। ऐसे में करीब 7 वर्ष बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सर्जा राजा व हीरा मोती की जोड़ियों और शंकर पट की जबरदस्त धूम दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण इलाकों में विशेष तौर पर आनंद की लहर है। शंकर पट स्पर्धा को महाराष्ट्र की लोक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। साथ ही इन स्पर्धाओं को लेकर बैल मालिकों सहित इस स्पर्धा के प्रति लगाव रखने वाले आम नागरिकों में जबरदस्त उत्साह रहता है। लेकिन विगत कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेटा संस्था की ओर से उठाई गई आपत्ति के बाद इस स्पर्धा के आयोजन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बीती शाम खामगांव शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार का पुलिस द्वारा पीछा किए जाने लगा और पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए कार चालक द्वारा पूरे शहर में जबरदस्त रफ्तार के साथ अपना वाहन दौड़ाया जा रहा था। इस दौरान इवनिंग वॉक के लिए निकले एक पत्रकार दंपत्ति इस कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। करीब 2 घंटे तक फिल्मी स्टाइल में पीछा करने के बाद पुलिस द्वारा कार को रुकवाने में सफलता प्राप्त की गई और कार में सवार एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। साथ ही उसके एक अन्य फरार साथीदार को नागरिकों की सहायता से पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए आरोपियों में सरकारी विश्राम गृह के खानसामा अशोक रामचंद्र मोरे व गजानन कॉलोनी निवासी अनिल भिकाजी हिरोडे का समावेश है, जिनके पास से पुलिस ने नकली नोटों के साथ ही कुल 61,65,300 रुपए का माल बरामद किया। इस बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्रावण दत्त द्वारा बताया गया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों के पास से बरामद हुई नोटों की गिनती करते हुए उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें असली और नकली नोटें कितनी हैं। हालांकि प्राथमिक जांच में ही यह पता चल गया है कि कार से बरामद हुई कई नोटें नकली हैं, जिन्हें बच्चों के मनोरंजन व खेल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। संसद के शीत सत्र के दौरान लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा कहा गया कि इन दिनों देश में युवाओं द्वारा कई तरह के नशीले पदार्थों के सेवन का प्रमाण बढ़ गया है। इसके तहत लगभग सभी आयु व आय वर्ग वाले लोग नशे की गर्त में फंसते हुए अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए कठोर उपाय किए जाने की बेहद सख्त जरूरत है। इस कथन के साथ ही सांसद नवनीत राणा ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नशीले पदार्थ नियंत्रण कानून को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा के शून्यकाल के दौरान कहा कि बडनेरा में रेलवे वैगन दुरुस्ती कारखाने के लिए जिन किसानों ने अपनी जमीनें दी हैं, उन किसानों के परिवार के किसी एक सदस्य को स्थायी रूप से सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस कारखाने का ठेका कोलकाता के प्रेमको रेल इंजीनियरिंग को दिया गया है, लेकिन इस कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखते हुए घटिया दर्जे का निर्माण कार्य किया जा रहा है और सुस्त रफ्तार से किए जा रहे निर्माण के चलते कारखाने के निर्माण में देरी हो रही है। अतः इस कंपनी पर कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अमरावती क्षेत्र में बडनेरा रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप है, जिसका काम प्रेमको रेल इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता को दिया गया है और ये 2018 में इसका कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला गया था और 2020 तक इनका पूरा करने का समय था, पर 2021 तक भी उन्होंने सिर्फ 50% ही काम पूरा किया है, जिसकी शुरुआत में लागत थी 163 करोड़ रुपीस
और वो लेट होने के कारण आज वो 180 करोड़ तक पहुंच गई है। तो मेरी आपके माध्यम से रेल डिपार्टमेंट को विनती है, मंत्री महोदय को, कि इसके काम की क्वालिटी को भी जांचा जाए, थर्ड ऑडिट पार्टी भी किया जाए, क्योंकि सीमेंट की जगह रेती, मुरुम की जगह पे काली मिट्टी जो खेतों से लाकर उस पर डाली जा रही है, इसका थर्ड ऑडिट पार्टी का ऑडिट करना चाहिए, जिसके कारण जो आने वाले समय में जो दीवारें हैं, जो ये वैगन कारखाना रिपेयर में हैं, उसके ऊपर क्रैक अभी से आ गई हैं। इनॉग्रेशन कब होगा, उद्घाटन उसका कब होगा, आज से उसके ऊपर जब क्रैकें आई तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और ये काम को सुरक्षित हमें 100% जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। डिपार्टमेंट आपके माध्यम से मैं विनंती करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा सांसद नवनीत राणा ने अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में धारनी तहसील मुख्यालय में जिला व सत्र न्यायालय तथा दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर की स्थापना किए जाने को लेकर भी केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करते हुए मांग उठाई। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा कहा गया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के 4 तथा जिला परिषद की ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 10 ऐसी 14 महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं के कामों को उच्चाधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और जल्द ही ये सभी काम तेजी से पूर्ण किए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रत्येक घर में नल द्वारा शुद्ध पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा मुंबई मंत्रालय स्थित अपने कक्ष में महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि कोविड संक्रमण की वजह से घर के कर्ता पुरुष का निधन हो जाने के चलते विधवा हुई महिलाओं का योग्य पुनर्वसन करने और उनके कानूनी अधिकारों को अबाधित रखने की दृष्टि से जिला कृति दल के दायरे को बढ़ाया गया है। विगत 2 वर्षों के दौरान कोविड संक्रमण के चलते विधवा हुई महिलाओं को उनके संपत्ति संबंधी अधिकारों से वंचित रखे जाने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में इन महिलाओं के संपत्ति संबंधी व अन्य आर्थिक अधिकारों को संरक्षित रखने की दृष्टि से सरकार द्वारा कार्य पद्धति निश्चित की गई है। एम्पिरिकल डेटा उपलब्ध कराए बिना ओबीसी आरक्षण देने को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगिति दी गई है। ऐसे में अगले वर्ष महाराष्ट्र की अमरावती सहित कई महानगर पालिकाओं व स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी आरक्षण के बिना ही लेने होंगे, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर घोषणा की गई है, किंतु पता चला है कि किसी पुख्ता वजह के बिना नियमानुसार चुनाव को आगे धकेला नहीं जा सकता। ऐसे में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण न देते हुए ही चुनाव करवाने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर अब राज्य सरकार के समक्ष राजनीतिक पेंच उत्पन्न हो जाएगा। इन दिनों अमरावती शहर का विस्तार बड़ी तेज गति से हो रहा है तथा यहाँ पर उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध रहने के चलते कई व्यापारी व विद्यार्थी बाहर गांव से यहाँ आकर किराए पर रहते हैं, जिसके संदर्भ में अब घर मालिकों को अपने यहाँ रहने वाले किराएदारों की पूरी जानकारी पुलिस के पास उपलब्ध कराना आवश्यक किया गया है। इस संदर्भ में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा जारी परिपत्रक में कहा गया है कि विगत कुछ माह के दौरान अमरावती शहर में घटित आपराधिक वारदातों के मद्देनजर यह बेहद जरूरी है कि बाहर गाँव से अमरावती आकर यहाँ पर किराए से रहने वाले सभी लोगों की जानकारी शहर पुलिस के पास उपलब्ध हो। राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आज से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल व काम बंद आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ऐसे में गुरुवार 16 दिसंबर को शहर सहित जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालय पूरी तरह से बंद रहे और बैंक कर्मचारियों द्वारा अपनी अपनी शाखाओं के समक्ष उपस्थित रहकर धरना प्रदर्शन करते हुए बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध किया गया। आज की तरह ही कल शुक्रवार 17 दिसंबर को भी सभी बैंक कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। मेरे देश में बैंक प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, बैंक प्राइवेटाइजेशन धोखा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरे देश में बैंकिंग रिफॉर्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बैंक कर्मियों द्वारा की जा रही इस 2 दिवसीय हड़ताल के चलते आम नागरिकों सहित व्यापारी वर्ग को आर्थिक लेन देन संबंधी कामों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के संदर्भ में बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि यदि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो भारत में बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी और बैंकिंग सेवा काफी हद तक महंगी भी हो जाएगी। इस बात के मद्देनजर बैंक कर्मचारियों के सभी संगठनों द्वारा इस प्रस्तावित निजीकरण के फैसले का विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत 16 व 17 दिसंबर को राष्ट्रीयकृत बैंकों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। आज आम्ही जे पोहोचतोय हा संप बँकांचा कुठल्याही वेदिणी करता नाही। हा संप कुठल्याही पॉलिटिकल पार्टी, कोणीही इंडिव्हिज्युअल, कोणतेही रिलीजन जागेमध्ये नाही। तर हा संप होतोय बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट शक्यता की नाकारता येत नाहीये केंद्र सरकारकडून। त्या संबंधात एक बिल या पार्टीने दिलेलं येऊ शकतं।
एक और स्वच्छ भारत अभियान में अमरावती शहर का नाम दर्ज कराने हेतु मनपा प्रशासन के साथ सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वेतन देने हेतु बजट का प्रावधान कम पड़ने की वजह को आगे करते हुए सफाई कर्मियों की संख्या में कटौती किए जाने संबंधी गोपनीय फाइल मनपा में एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच घुमाई जा रही है, जिससे सफाई ठेकेदारों में जबरदस्त बेचैनी का आलम है। अमरावती महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित होने के बाद एक प्रभाग एक ठेकेदार की संकल्पना अमल में लाई गई, जिसके अनुसार 22 प्रभागों में 22 ठेकेदारों को सफाई का ठेका दिया गया। वहीं अब मनपा के आगामी चुनाव हेतु 33 प्रभाग बनाए जा रहे हैं। ऐसे में मनपा प्रशासन ने सफाई ठेके को चुनाव के पूर्व 1 वर्ष की समयावधि देने की बजाय प्रत्येक प्रभाग में सफाई कर्मियों व ठेकेदारों की संख्या को कम करने का प्रयास शुरू किया है। जिले में इन दिनों दिन तापमान का स्तर घट रहा है, जिससे ठंड का प्रभाव अब अच्छा खासा महसूस होने लगा है। विगत 2 दिनों से अमरावती वासी कपकपाती ठंड का अनुभव कर रहे हैं। इस समय जिले में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वहीं आगामी शनिवार तक न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के निम्नतम स्तर को छू सकता है। ऐसे में जारी सप्ताह के अंत तक हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ने की पूरी संभावना है। तिवसा नगर पंचायत के चुनाव हेतु आज शिवसेना की ओर से अपने चुनावी प्रचार का श्री गणेश किया गया। इस समय शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर संत सोटागिर महाराज मंदिर, भवानी माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर शिवसेना की ओर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई। भारतीय रेलवे के मध्य रेल विभाग द्वारा अमरावती से होकर गुजरने वाली बडनेरा नरखेड़ रेलवे लाइन पर जल्द ही 6 नई ट्रेनों को शुरू किए जाने की जानकारी है। विगत 3 माह से ट्रेनों को नियमित तौर पर चलाए जाने की कवायद चल रही है। इसी के तहत अमरावती को सीधे उत्तर और दक्षिण से जोड़ने वाली इस नई रेल लाइन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। पता चला है कि 6 यात्री ट्रेनों के साथ ही इस रूट पर 15 मालवाहक गाड़ियों को भी चलाने की योजना तैयार की गई है। गत रोज बडनेरा रोड स्थित रिम्स अस्पताल में प्रणीता तुषार पुरी नामक नवप्रसूता महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद इस महिला के परिजनों ने रिम्स अस्पताल में काफी हंगामा मचाया था और महिला की मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए शव को स्वीकार करने से मना किया था। इस पूरी घटना को लेकर रिम्स अस्पताल के संचालक डॉक्टर श्याम राठी ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि रिम्स अस्पताल में लाए जाने से पहले ही इस महिला की स्थिति काफी गंभीर थी और शहर के किसी अन्य अस्पताल में हुई प्रसूति के बाद इस महिला का बड़े पैमाने पर रक्तस्राव हो रहा था। ऐसे में रिम्स अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इस महिला के परिजनों को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए इस महिला को बचाने का अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। हालांकि इस महिला को बचाया नहीं जा सका, जिसके लिए रिम्स अस्पताल के डॉक्टर किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। अब तक महिलाओं को उद्योग व व्यवसाय के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अमरावती MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से चलाए जा रहे स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान अंतर्गत आज गुरुवार 16 दिसंबर को नेत्रहीनों हेतु स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग के 100 से अधिक नेत्रहीन दिव्यांगों द्वारा हिस्सा लिया गया। MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान के अध्यक्ष किरण पातुरकर की अध्यक्षता में आयोजित इस 1 दिवसीय निःशुल्क शिविर का उद्घाटन शहर के ख्यातनाम बिल्डर व डेवलपर तथा गोविंदा ग्रुप के संचालक सुभाष तल्ला द्वारा किया गया। अंध व्यक्तींना स्वयंरोजगार आणि उद्योजकताच्या मार्फत स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचं प्रशिक्षण स्वयंसिद्ध उद्योजकता विकास अभियानाच्या मार्फत आम्ही आज सुरू केला। गेल्या 1.5 वर्षापासून कोरोनामुळे स्वयंसिद्धचे सगळे प्रशिक्षण वर्ग बंद होते। आज आम्ही त्याचा शुभारंभ केला आहे 16 तारखेला गुरुवारी। तर हा शुभारंभ अंध व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यापासून आम्ही केलेला आहे आणि या प्रशिक्षण वर्गासाठी बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ याही जिल्ह्यातून अंध व्यक्ती आलेले आहेत। जवळपास 100च्या जवळपास उपस्थिती होती आहे। मला अपेक्षा 40-50 लोकांची होती, तर 100च्या जवळपास आहे आणि आपण बघतो की डोळस लोकांपेक्षाही स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची, आत्मनिर्भर होण्याची तीव्र इच्छा अंध लोकांमध्ये असते। त्यासाठी आम्ही हा प्रयोग करतोय। अमन व इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा हमेशा ही शहर में शांति और अखंडता को बरकरार रखने हेतु कार्य करने वाले हाफिज नाजिमुद्दीन अंसारी द्वारा विगत दिनों अमरावती हिंसा के दौरान किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से हाफिज नाजिमुद्दीन अंसारी का सत्कार व सम्मान किया गया। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पार्टी की पदवीधर सेल, उत्तर भारतीय सेल तथा व्यापार व उद्योग सेल की संगठनात्मक स्थिति और संगठन द्वारा किए जा रहे कामों के संदर्भ में समीक्षा करने हेतु एक बैठक बुलाई गई। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस के शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे सहित विभिन्न सेल के प्रमुख पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।
विभिन्न सरकारी महकमों में नियुक्ति हेतु स्थानीय जिला स्टेडियम पर आज सुबह से सुरक्षा रक्षकों की पद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत भर्ती में उपस्थित युवकों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया गया। सुबह 9 से अपराह्न 2 बजे तक चली इस भर्ती प्रक्रिया में सैकड़ों इच्छुक युवाओं ने हिस्सा लिया। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक सेल द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस के तौर पर घोषित किया गया है, जिसे लेकर एक परिपत्रक भी जारी किया गया है। अतः जिला प्रशासन द्वारा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक समाज के वरिष्ठ नागरिकों को निमंत्रित करते हुए समारोह पूर्वक अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाना चाहिए। मनपा प्रशासन की ओर से प्लास्टिक पन्नियों का इस्तेमाल करने वाले अमरावती रिटेल किराना एसोसिएशन की ओर से मनपा आयुक्त को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि मनपा प्रशासन की ओर से प्लास्टिक पन्नियों का इस्तेमाल करने वाले छोटे बड़े दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस समय थोक विक्रेताओं के पास 75 माइक्रोन से अधिक वाली पन्नियां उपलब्ध नहीं है। इसलिए जब तक 75 माइक्रोन के मानक वाली पन्नियां उपलब्ध नहीं होती तब तक मनपा प्रशासन द्वारा अपनी कार्रवाई को रोका जाना चाहिए। अमरावती तहसील के बड़गांव जिले में रहने वाले किसानों को अब तक फसल बीमे का लाभ नहीं मिला है। इन किसानों को जल्द से जल्द फसल बीमे का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर बड़गांव जिले वासियों द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इस समय जिले में कुल 20 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 19 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इसमें से 5 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 15 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 708 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% है। विगत दिनों राजापेट पुलिस के हत्थे चढ़े 4 चेन स्नेचरों को अदालत द्वारा 17 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया गया है। ऐसे में राजापेट पुलिस इन चारों आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही साइबर सेल की सहायता लेते हुए उनके मोबाइल डेटा रिकॉर्ड को खंगाल रही है। यवतमाल जिले की घाटंजी तहसील अंतर्गत पारवा पुलिस थाना क्षेत्र के सावली के निकट आर्नी तहसील के गुढ़ा में टेकड़ी के पास विशाल दत्ता आगिरकर व पूनम संजय राउत नामक युवक युवती ने 15 व 16 दिसंबर की दरमियानी रात जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पारवा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए अपनी जाँच शुरू की है। शहर के विजय कॉलोनी स्थित लड़कों के सरकारी बाल सुधार गृह से अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक 14 वर्षीय बालक को भगाकर ले जाने का मामला सामने आया है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में महावितरण की ओर से छापामार कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत दिसंबर माह के 15 दिनों में ही महावितरण की ओर से 15 लाख रुपयों की बिजली चोरी का पर्दाफाश किया गया है। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में बुधवार की रात 11 बजे से गुरुवार की सुबह 5 बजे तक ऑल आउट ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान रिकॉर्ड पर रहने वाले 71 अपराधियों को चेक किया गया और शराबबंदी अधिनियम के तहत 13 मामले दर्ज किए गए। साथ ही कुल 34 तड़ीपार अपराधियों को भी चेक किया गया, जिनमें से 11 तड़ीपार अपराधियों के खिलाफ धारा 142 के तहत कार्रवाई की गई। शहर के पूर्वी छोर पर स्थित एसआरपीएफ क्वार्टर परिसर में रहने वाले तथा एसआरपीएफ में बतौर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले 47 वर्षीय रामदास खंडारे ने गुरुवार के तड़के 2 बजे अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला कि रामदास खंडारे हमेशा ही शराब के नशे में धुत रहता था और उसका अक्सर ही अपने घर में अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता था। फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। गत रोज आतंकवाद विरोधी सेल के पथक ने अमरावती पहुंचकर ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में छापामार कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को खुले में गांजा बेचते हुए पकड़ा था। साथ ही उनकी निशानदेही पर 53 किलो गांजे का स्टॉक भी बरामद किया गया था। इन दोनों गांजा विक्रेताओं को न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें 20 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। शहर पुलिस आयुक्त के विशेष पथक ने बीती शाम आयुक्तालय क्षेत्र के अलग अलग थाना परिसरों में पेट्रोलिंग के दौरान अवैध शराब विक्रेताओं तथा तलवार रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके तहत नागपुर गेट पुलिस थाना अंतर्गत शेख शब्बीर शेख समर, कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत चेतन चांगोले नामक 2 शराब विक्रेताओं तथा बडनेरा थाना क्षेत्र के कंपासपुरा में रहने वाले दिनेश वानखड़े के घर से तलवार बरामद की गई। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आने वाले लोनी पुलिस थाना क्षेत्र में पीड़ित युवती के साथ नौकरी लगाकर देने का झांसा देते हुए दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके मुताबिक घोड़ेगांव निवासी मनोहर बगले ने अपने परिचय में रहने वाली 32 वर्षीय युवती के साथ जान पहचान का फायदा उठाते हुए उसे नौकरी लगाने का झांसा दिया और उसके साथ दुराचार किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।